आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कोविड-19 से पूर्व के स्कूल, कोविड-19 के समय के स्कूल व कोविड-19 के बाद के स्कूल व उनकी चुनौतियों के संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। कोविड-19 से पूर्व में जब कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे का प्रवेश किसी भी स्कूल में कराना चाहता था तो वह उस स्कूल की बारे में सूचनाएं एकत्र करता था कि वह उस स्कूल का शिक्षण का स्तर कैसा है, उस स्कूल में शिक्षकों की योग्यता कैसी है, उस स्कूल में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, उस स्कूल में सीसीए की गतिविधि किस प्रकार से संचालित की जाती हैं, उस स्कूल में खेल की गतिविधियां किस प्रकार से संचालित की जाती हैं, उस स्कूल का पिछले सालों का परीक्षा परिणाम किस प्रकार का रहा है, उस स्कूल की इमेज उस शहर में कैसी है। इन सब बातों से संतुष्ट होने के बाद ही वह अपने बच्चे का प्रवेश उस स्कूल में कराना चाहता था। स्कूल में शिक्षण कक्षाओं में किया जाता था। शिक्षक कक्षाओं में शिक्षण करते वक्त विभिन्न आईसीटी का प्रयोग करता था, विभिन्न टीएलएम का प्रयोग करता था तथा बच्चों को शिक्षण प्रभावी करने के लिए विद्यालय विभिन्न गतिविधियां आयोजित करता था। स्कूल के लाइब्रेरी का प्रयोग उचित रूप से किया जाता था। स्कूल में कंप्यूटर रूम का प्रयोग किया जाता था। स्कूल में बहुत सारी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी तथा बच्चों को घर के लिए होमवर्क दिया जाता था। बच्चे होमवर्क करके शिक्षक को सबमिट करते थे। शिक्षक उनको चेक करके उनकी गलतियां उनको बताते थे। विद्यालय परीक्षाएं आयोजित करता था। परीक्षा आयोजित करने के बाद छात्रों को उनकी कॉपियां दिखाई जाती थी तथा उनकी त्रुटियां बताई जाती थी। फिर पीटीएम आयोजित की जाती थी। पीटीएम में अभिभावकों को छात्रों के बारे में सूचित किया जाता था। इस प्रकार से स्कूल केंद्रित शिक्षा का बोलबाला था। स्कूल केंद्रित शिक्षा ही अच्छी मानी जाती थी। उस समय कोई भी ऑनलाइन शिक्षण के बारे में सोच भी नहीं सकता था तथा हम बच्चों को सोशल मीडिया व स्मार्टफोन से दूर रहने की सलाह देते थे। अभिभावकों से भी कहते थे कि आप बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, उन्हें स्मार्टफोन न दें ताकि वह बच्चे अपना समय बर्बाद न कर सकें। लेकिन अचानक कोविड-19 के बाद स्थितियां बदली, विद्यालय बंद हो गए, चार दीवारी के अंदर विद्यालय कैद हो गए तथा शिक्षा स्कूल आधारित नहीं रह पाई। उस समय ऑनलाइन शिक्षण के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा। जब विद्यालय में नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ 1 अप्रैल को, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां शिक्षकों के सामने थी। शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण का कोई भी अनुभव नहीं था। हमने शिक्षकों को कहा कि आप अपने वीडियो बनाइए, आप उन्हें यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। शिक्षकों ने वीडियो बनाए, यूट्यूब पर अपलोड किए, छात्रों के व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए, सभी छात्रों को उन ग्रुप से जोड़ा। व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चों के लिए वीडियो लिंक भेजे गए, बच्चों ने वीडियो को देखा। असाइनमेंट भेजे गए, उन असाइनमेंट को को देखकर बच्चों ने किया। असाइनमेंट के उत्तर शिक्षकों को भेजे, शिक्षकों ने उन्हें चेक करके बच्चों को उसके बारे में गाइड किया तथा ऑनलाइन शिक्षण व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शुरू हुआ। जैसे जैसे शिक्षक ट्रेंड होते गए, उसके बाद शिक्षकों ने गूगल क्लासरूम का प्रयोग किया, जूम ऐप का भी शिक्षण के लिए प्रयोग किया तथा ऑनलाइन शिक्षण के लिए भी छात्रों को प्रेरित किया गया। दीक्षा ऐप के माध्यम से भी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण दिया गया। स्वयं प्रभा चैनल भी ऑनलाइन शिक्षण लगातार देता रहा। इस प्रकार से बच्चों को हमने ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रेरित किया। बच्चे भी उसमें दक्ष हो गए तथा शिक्षक भी उसमें दक्ष हो गए। लेकिन उसमें भी एक चुनौती हमारे सामने थी और वह चुनौती थी उन अभिभावकों को जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, उन बच्चों को जो स्मार्टफोन के से वंचित थे तथा जिनके पास या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी या डाटा पैक की प्रॉब्लम थी। ऐसे बच्चों को शिक्षण कराना बहुत मुश्किल कार्य था। तो इस प्रकार से इस चुनौती से हम लोग नहीं उबर पाए और ऐसे बच्चे शिक्षण से वंचित रह गए। लेकिन 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षण का आनंद लिया। बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षण में अच्छी तरह से प्रतिभाग किया। बच्चों ने ऑनलाइन परीक्षाएं भी दी। बच्चों के लिए हमने ऑनलाइन पीटीएम भी आयोजित की। इस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षण क्लासरूम शिक्षण का एक विकल्प बनकर उभरा और लगने लगा कि भविष्य के लिए ऑनलाइन शिक्षण ही प्रभावी रूप से आयोजित किया जा सकता है और बच्चों के लिए एक विकल्प के तौर पर ऑनलाइन शिक्षण उभरा। इस प्रकार से विद्यालय जो है बंद होने के बावजूद भी अपना शिक्षण कार्य करते रहे। विद्यालय भले ही चार दीवारी के अंदर बंद थे, लेकिन शिक्षण कार्य प्रभावी रूप से जारी था। इस प्रकार से बच्चों को भी व्यस्त रखा गया, बच्चों को तनाव से दूर रखा गया। लॉकडाउन के अंदर
घर पे रहते हुए बच्चे अपने शिक्षण में व्यस्त रहे, अपनी पढ़ाई पूरी करते रहे तथा अभिभावक भी उनके साथ लगे रहे। अभिभावकों को भी तनाव से दूर करने में ऑनलाइन शिक्षण का एक योगदान रहा। इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षण प्रभावी रूप से हुआ। लेकिन अब समस्या हमारे सामने कोविड-19 के बाद के स्कूलों की है। जिस समय कोविड-19 के बाद स्कूल में बच्चे आएंगे, कोरोना की स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है, उस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, सैनिटाइजेशन करना तथा बच्चों को कोरोना मुक्त रखना एक चुनौती के रूप में होगा। उस समय हमारे शिक्षक के सामने ये उनकी ड्यूटी होगी, शिक्षकों के सामने एक चुनौती होगी कि कैसे बच्चों को गेट से कक्षाओं तक भेजा जाए, उनको इस प्रकार से प्रेरित किया जाए कि वह स्वयं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वयं ही उनको इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वह बीच बीच में अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज होते रहें। बच्चे आपस में एक दूसरे के पास ना जाएं, बच्चे एक दूसरे की कॉपी किताबें शेयर ना करें, बच्चे एक दूसरे के साथ खाना शेयर ना करें, बच्चे लाइब्रेरी, लैब या खेल के मैदान में जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बच्चे मेज़ या दरवाज़ों को ज़्यादा छुएं नहीं। पानी पीने के वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। टॉयलेट जाते वक्त भी इन चीज़ों का ध्यान रखें तथा बीच बीच में हम बच्चों को सैनिटाइज भी करते रहें और बीच बीच में हम बच्चों के हाथ भी साबुन से धुलवाते रहें ताकि हम कोरोना को संक्रमण से रोक सकें। हमें यह भी देखना होगा कि जब बच्चे स्कूल में आएँ उस समय हम बच्चों की थर्मल स्कैनिंग करें, बच्चों को चेक करें ताकि कोई भी बच्चा अगर संक्रमित लगता है या उसको आभास होता है कि वह संक्रमित हो सकता है तो उस बच्चे को हम गेट से ही, स्कूल गेट से ही उसके घर भेजें, उसके अभिभावकों के साथ भेजें। उनको सलाह दें कि वह उस बच्चे को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन रखें ताकि दूसरे बच्चे भी उससे संक्रमित ना हो पाएँ। इस प्रकार से इतने बच्चों को एक साथ हमें जांचना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि छोटे बच्चे आपस में घुलते मिलते हैं, आपस में एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इस प्रकार से हमारे शिक्षकों के लिए एक चुनौती होगी कि वह इन बच्चों को किस प्रकार से प्रशिक्षित करें, प्रेरित करें, उनके अभिभावकों को भी प्रशिक्षित करें, उनको भी प्रेरित करें कि वह अपने बच्चों को समझाएं कि वह स्कूल में आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बच्चे एक ही मेज़ पर एक ही बच्चा बैठे, बच्चे आपस में दूरी बनाए रखें। शिक्षक भी कक्षा में शिक्षण करते वक्त बच्चों को समझाएं, उनको प्रेरित करें तथा उनको बताएं कि वह आपस में कोई भी चीज़ शेयर नहीं करें तथा बच्चे जाते वक्त भी स्कूल से अपने जिन गाड़ियों में वो बच्चे जाते हैं वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उनमें भीड़ भाड़ ना हो तथा बच्चों को हम प्रेरित करते हैं कि वह बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क हमेशा पहन कर रखें, अपने हाथों को धोते रहें, मुंह को, नाक को या कान को या किसी भी फेस पर जो पार्ट है हमारे उनको छुएं नहीं ताकि बच्चे इस संक्रमण से बच सकें। विद्यालय को संक्रमण से बचाना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा और यह चुनौती हमें एक शिक्षक के तौर पर स्वीकारनी होगी। हमें विद्यालय के तौर पर इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम विद्यालय को प्रभावी रूप से चला सकेंगे, तभी हम अपने अभिभावकों को मोटिवेट कर पाएंगे ताकि वह विद्यालय के ऊपर भरोसा रखें, अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें, हम अपने शिक्षण को प्रभावी रूप से कर सकें तथा साथ ही साथ हमें ऑनलाइन शिक्षण भी करते रहना पड़ेगा क्योंकि विद्यालय में इतने बच्चे होते हैं जिनको एक साथ बुलाना संभव नहीं होता। इसलिए हमें ऑनलाइन शिक्षण भी साथ साथ करना होगा तथा विद्यालय शिक्षण भी साथ साथ करना पड़ेगा। बच्चों को कोरोना से मुक्त रहने की शिक्षा देनी पड़ेगी, बच्चों को तनाव से मुक्त रहने के लिए भी हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, बच्चों को प्रेरणा देनी होगी कि वह बच्चे प्रेरित होते रहें और हम अपने विद्यालय को संक्रमण से मुक्त रख सकें। जय हिंद।